हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं लास्ट ईयर का AKTU एग्ज़ाम पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सबसे पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए में हमें 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, 2 मार्क्स ईच। तो हमें बहुत स्मार्टली यहाँ पे आंसर करना पड़ता है, प्रिसाइजली आंसर करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डोपिंग एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। तो डोपिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर वाई इज इट रिक्वायर्ड का आंसर हो गया टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, और सारा डेफिनेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो ये है डोपिंग। सेकेंड पार्ट है लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन। अगर आपको याद हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन। लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी क्वेश्चन वाइज, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो जब हमने नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ा तो वहाँ पर हमने बेसिकली 5 नीड्स एक्सप्लेन की। टू रिड्यूस एंटीना हाइट, टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, टू इनेबल मल्टीप्लेक्सिंग, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। इनको हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। अब ये फिलहाल ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ है, तो हम उनमें से कोई भी 2 नीड्स यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक नंबर सिस्टम दिया हुआ है जिसका बेस 9 है और आपको कन्वर्ट करना है दूसरे नंबर सिस्टम में जिसका बेस 5 है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप बेस 9 को बेस 10 में कन्वर्ट करिए, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में, और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम से आप बेस 5 में जाएंगे। तो यहाँ पे बेस 9 को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। तो अगर हमारे पास कोई बाइनरी सीक्वेंस होता था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता था, तो हम सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करते हैं राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इसमें कोई भी डेसिमल वाला पोर्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन डिसाइड करेंगे और फिर उस डायरेक्शन में मूव करते हुए एक एक डिजिट को लेते जाएंगे और उसे 9 की पॉजिटिव पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। हमारे पास आंसर आ गया 520 सॉल्व करने पर, और ये आया बेस 10 में, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब मैं इसको अगर कन्वर्ट करूंगी बेस 5 नंबर सिस्टम में, तो मेरा तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे मैं डेसिमल टू बाइनरी में जाती थी। यानी मैं इसको डिवाइड करूंगी 5 से, और 5 से डिवाइड करते करते जब रिमाइंडर्स जो मेरे आते रहेंगे, लाइक मैंने 5 से डिवाइड किया पहले 520 को, तो क्वोशिएंट 104, रिमाइंडर 0। देन आई डिवाइडेड 104 बाय 5, क्वोशिएंट इज 20, रिमाइंडर इज 4, एंड देन 20 is divided by 5, quotient is 4, remainder is 0. Again, now 4 is not divisible by 5 because it is lesser than 5. So quotient is 0, remainder is 4. अब इसका जो आंसर मैं लूँगी वो बॉटम टू टॉप लूँगी, इसलिए आंसर हो गया 4040 in the number system having base 5. So this is the final answer. I hope it is clear to everyone. Now let us move on to the next question. Draw the VI characteristics of an ideal diode in forward and reverse bias conditions. आइडियल डायोड जो होती है वो फॉरवर्ड में एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करती है और रिवर्स बायस में वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। तो यहाँ पे हमें कोई भी नी वोल्टेज कंसिडर नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस बनानी है। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए परफेक्ट कंडक्टर और रिवर्स बायस के लिए परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक है, वीडियो में ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आपको केवल इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। सी बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली एक सीपीयू का काम करता है माइक्रो प्रोसेसर, जो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लेकिन जो उसमें मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, वो हमें बाहर से इंटरफेस करनी पड़ती हैं। जबकि माइक्रो कंट्रोलर इन अ होल इज अ लाइक अ कंप्यूटर, यानी उसके अंदर मेमोरी भी इनबिल्ट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। सो माइक्रो कंट्रोलर इज बेसिकली अ मिनी कंप्यूटर, यू कैन से दैट। ओके, सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज प्रेफर्ड ओवर सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर? स्टेट 2 रीजंस। ब्रिज रेक्टिफायर को सेंटर टैप्ड, दोनों ही फुल वेव रेक्टिफायर्स हैं, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसका पहला रीज़न ये है
कि ब्रिज रेक्टिफायर की कॉस्ट सेंटर टैप्ड से कम होती है। रीज़न ये है इसका, क्योंकि सेंटर टैप्ड जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें वाइंडिंग्स, सेकेंडरी वाइंडिंग्स डबल होती हैं प्राइमरी के कंपैरिजन में, तो उसके कारण सेंटर टैप्ड का ट्रांसफार्मर कॉस्टली होता है, साथ ही साथ उसकी डायोड्स भी कॉस्टली होती हैं। तो ये दूसरा रीज़न भी यही है, क्योंकि सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर में जो डायोड्स यूज़ होती हैं उनका PIV 2 VM होता है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में हर डायोड का PIV VM होता है। तो उसकी डायोड्स भी चीप है और उसका ट्रांसफार्मर भी चीप है। तो ब्रिज रेक्टिफायर को इसलिए हम प्रेफर करते हैं सेंटर टैप्ड से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन FET एंड BJT। FET और BJT में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप टर्मिनल्स के बारे में लिख सकते हैं। FET के 3 टर्मिनल्स होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट, जबकि BJT के 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। दूसरा डिफरेंस ये है कि FET की इनपुट इम्पिडेंस हाई है, BJT की इनपुट इम्पिडेंस कंपैरेटिवली लो होती है। अगर मैं नॉइज़ की बात करूं तो FET लेस नॉइजी है, BJT मोर नॉइजी एज कम्पेयर टू FET। अगर मैं टेम्परेचर स्टेबिलिटी की बात करूं तो FET इज़ मोर टेम्परेचर स्टेबल एज कम्पेयर टू BJT। इस तरह से कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। यस, और आई फॉरगॉट, सबसे मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में कि FET इज़ अ यूनिपोलर डिवाइस एंड BJT इज़ ए बाइपोलर डिवाइस। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस, ये आप ज़रूर लिख करके आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एवलांशी एंड ज़ीनर ब्रेकडाउन। इसको हमने प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है। तो एवलांशी और ज़ीनर ब्रेकडाउन का सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि एक ब्रेकडाउन हेविली डोप्ड डायोड्स में अकर होता है, दैट इज ज़ीनर ब्रेकडाउन, और एवलांशी ब्रेकडाउन लाइटली डोप्ड डायोड्स के अंदर होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एवलांशी ब्रेकडाउन जो है वो जनरली 5 वोल्ट से ज़्यादा पर आ जाता है, और जबकि ज़ीनर ब्रेकडाउन 5 वोल्ट या उससे कम वोल्टेज पर ही अकर करता है। तो इस तरह से कई डिफरेंसेस है एवलांशी और ज़ीनर के बीच में, मैंने डिफरेंसेस डिस्कस किए हुए हैं, आप उनको ध्यान से सुनिएगा। मेन 2 डिफरेंसेस जो थे वो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी सीक्वेंस दैट हैज़ बीन गिवन। तो आपको एक बाइनरी सीक्वेंस गिवन है और आपको उसका वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत इजी है, आपको 1 की जगह 0 और 0 की जगह बस 1 रिप्लेस करने हैं। और टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, जो कि आप पहले स्टेप में निकाल लेंगे, और बस उसमें 1 ऐड ऑन कर दीजिए। देखिए मैंने सोल्यूशन किया हुआ है। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले आपने केवल इसको रिवर्ट कर दिया, 1 की जगह जहाँ जहाँ 1 था वहाँ मैंने 0 लगा दिया, और जहाँ जीरोस थे वहाँ मैंने 1 रिप्लेस कर दिए। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए केवल मैंने जो रिजल्टिंग आंसर था वंस कॉम्प्लीमेंट का उसमें 1 ऐड कर दिया। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ए, स्टेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ जो है उसका रेंज कम होता है एंड दैट कम्स अंडर WPAN नेटवर्क, यानी वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जबकि जो वाईफाई है वो ऑन द अदर हैंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ WLAN, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड है वो है 802.15, जबकि वाईफाई का जो IEEE स्टैंडर्ड है दैट इज IEEE 802.11। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं। बाकी डिफरेंस आप इनकी रेंज को भी क्राइटेरिया बना सकते हैं कि एक में ब्लूटूथ की रेंज टिपिकली 10 मीटर्स अराउंड होती है, वाईफाई की उससे ज़्यादा होती है। इस तरह से आप कुछ डिफरेंसेस वहाँ पे कोट कर सकते हैं। So these are the basic differences. Now let us move on to the section B. First question is, with the help of neat circuit diagram, explain the working of full wave bridge rectifier. ये बहुत क्लियरली हमने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियो में। आप सर्किट डायग्राम बनाइए इसमें पहले, और फिर प्रॉपरली इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स के साथ, ऑल्दो ये वो पूछी नहीं गई हैं, केवल सर्किट डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन वर्किंग के केस में आपको इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म भी ज़रूर बनानी चाहिए। वेवफॉर्म्स के साथ आप उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म रिपल फैक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर ए हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर।
रिपल फैक्टर बेसिकली उसका रिपल फैक्टर एक क्वांटिटी है जो रिपल्स को मेज़र करती है। और रिपल्स क्या होते हैं? रिपल्स जो हैं, रेक्टिफायर बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन कोई भी सर्किट 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो जो एसी बच गया है आउटपुट में, जो कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो अनडिजायरेबल है एंड दैट इज कॉल्ड रिपल। उसको मेज़र करने के लिए जो क्वांटिटी बनी वो रिपल फैक्टर। हाफ वेव और फुल वेव रिपल फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है रिपल फैक्टर का, जिसमें हम हाफ वेव और फुल वेव के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं। तो हाफ वेव का रिपल फैक्टर आता है 1.21 और फुल वेव का रिपल फैक्टर आता है 0.48। तो इसको आप वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वोल्टेज डबलर सर्किट। आपको वोल्टेज डबलर सर्किट क्या करता है? ये बेसिकली वोल्टेज मल्टीप्लायर का पार्ट है। और वोल्टेज डबलर नाम से ही पता लग रहा है कि हमें आउटपुट डीसी वोल्टेज देगा, दैट इज डबल ऑफ द पीक एसी इनपुट वोल्टेज। तो डबलर में हम इनपुट एसी फॉर्म में देंगे, आउटपुट डीसी में मिलेगा, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा वो डबल होगा अप टू द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट। तो यहाँ पे अगर आपने इनपुट Vm साइन ओमेगा टी दिया, क्योंकि एसी सिग्नल को हम Vm साइन ओमेगा टी से एक्सप्रेस करते हैं, तो हमें आउटपुट में 2 Vm मिलेगा। इसका लिंक भी मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको रेफर करिए। बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, सर्किट डायग्राम के साथ आपको इसको एग्जाम में लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैरेक्टर डायोड। सी बेसिकली वैरेक्टर डायोड का सिंबल आपको मैं बनाकर दिखा रही हूँ, शायद आपको याद आ जाएगा। दिस इज वैरेक्टर डायोड, जिसका नाम बना है वेरिएबल कैपेसिटर से। तो मैंने डायोड के आगे कैपेसिटर का साइन भी लगाया है, ये वैरेक्टर डायोड का सिंबल होता है। इसकी जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज गिवन बाय एप्सिलॉन A by D, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम and A is the area of P and N junction, D is the distance between the two areas, that is the width of depletion layer। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, रिवर्स वोल्टेज को, बेसिकली ये रिवर्स बायस में वर्क करती है वैरेक्टर डायोड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप रिवर्स बायस बढ़ाओगे तो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये D बढ़ेगा और कैपेसिटेंस घटेगा। तो इसका ये जनरल फंडा होता है और मैंने इसको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको रेफर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, जिसमें आपसे मैक्सिमम और मिनिमम जीनर डायोड करंट पूछे गए हैं। अगर आप ध्यान दें सर्किट की तरफ, तो आपको वेरिएबल VI दिया हुआ है, यानी VI मिनिमम और VI मैक्सिमम। R दिया हुआ है, VZ दिया हुआ है और RL दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें। जब आपको VI मिनिमम दिया है, VI मैक्सिमम, आपको बेसिकली IZ मिनिमम IZ मैक्सिमम निकालना है। तो जीनर डायोड की नेटवर्क की 3 इक्वेशंस होती हैं, मैंने वो 3 इक्वेशंस लिख ली हैं, जिनको मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था जीनर डायोड के वीडियो में। तो ये 3 इक्वेशन हर नेटवर्क से आप निकाल सकते हैं, जो आप क्वेश्चन में सर्किट देख रहे हैं वहाँ से भी आप ये 3 इक्वेशन ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली मैंने इन 3 इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन को पिक किया, और फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में VI को VI मिनिमम पुट किया। अगर VI मिनिमम में जाएगा तो IR पे भी फ़र्क पड़ेगा, तो IR भी मिनिमम होगा। तो मैं यहाँ पर IR मिनिमम मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ, बाकी सारी वैल्यूज़ मुझे गिवन है, वो मैंने कैलकुलेट किया। अब सेकंड इक्वेशन में मैंने IR को IR मिनिमम पुट किया, और अगर IR मिनिमम में जाएगा IL फिक्स रहेगा, क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड हैं, VZ भी और RL भी। तो फिर IZ को मिनिमम होना ही पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, और हमारे पास IZ मिनिमम को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है। IL की वैल्यू मैंने उसके फॉर्मूले से ही निकाल ली है, तो मेरे को पास IZ मिनिमम आ जाएगा। सेम इसी स्ट्रैटेजी से मैंने IZ मैक्सिमम निकाला। मैंने पहले VI की जगह VI मैक्सिमम पुट किया, तो IR भी मैक्सिमम हो जाएगा। IR मैक्सिमम के आते ही मैंने IZ मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये स्ट्रैटेजी है, बहुत इजी है। अगर आपको जीनर डायोड का वीडियो समझ में आया हुआ है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, एलसीडीज का बिल्कुल थ्योरेटिकल वीडियो आपके पास मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें आउटपुट वेव फॉर्म निकालना है फॉलोइंग सर्किट का। सर्किट आपके सामने दिया हुआ है, दिस इज द सर्किट विद द इनपुट वेव फॉर्म। तो इसका सोल्यूशन ऑलरेडी देखिए, ये सर्किट है, ये इनपुट वेव फॉर्म था। सबसे पहले मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर करूंगी, तो मैंने हेडिंग डाल दी पॉजिटिव साइकिल। जब मैं पॉजिटिव साइकिल को देख रही हूँ तो मैंने डायोड पे पेन रखा, एन को भी मिल रहा है पॉजिटिव और पी को भी मिल रहा है ये वाला पॉजिटिव। जब दोनों को सेम साइन मिलते हैं तो हम दो केसेस कंसिडर करते हैं, एक P ग्रेटर देन एन और एक P लेस देन एन। हमेशा अपने केसेस यही रखिएगा। P ग्रेटर देन एन का मतलब होता है डायोड फॉरवर्ड है और P लेस देन एन का मतलब होता है डायोड रिवर्स है। जब डायोड फॉरवर्ड होगी तो बिना कुछ सोचे डायोड को कर दीजिए फॉरवर्ड, यानी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होते ही हमारा एम है V0 निकालना, तो इस ब्रांच की जो वोल्टेज हो जाएगी वो डायरेक्टली +4 हो जाएगी। जब डायोड रिवर्स होगी तो एक बार बिना सोचे रिवर्स कर दीजिए, ये ब्रांच ओपन हो जाएगी, ओपन के साथ लगी बैटरी भी ओपन हो जाएगी। अब ये ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करती है और जो V0 है वो डायरेक्टली VI के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। और मैंने P और N की भी वैल्यूज़ पुट कर ली, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट करते हैं अपने अपने वेरिएबल्स की जगह। ध्यान से देखिए, डायोड के P को मिल रहा है +4, N को मिल रहा है +VI। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, ये हमें वेव फॉर्म बनाने में हेल्प करेंगी। फिर हमने नेगेटिव साइकिल कंसिडर किया। नेगेटिव साइकिल में अगर आप ध्यान देंगे, पहले तो आप ये साइंस लगा लीजिए, अगर आप ध्यान देंगे तो डायोड फॉरवर्ड हो रही है क्योंकि डायोड के P को पॉजिटिव मिल रहा है, N को नेगेटिव मिल रहा है। डायोड फॉरवर्ड हुई, फॉरवर्ड यानी शॉर्ट सर्किट, और V0 हो गया +4 वोल्ट अगेन। तो दैट इज द आंसर्स। अब वेव फॉर्म बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को डिवाइड कर लिया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैंने बैटरी बनाई, यहाँ पे बैटरी बनाई है मैंने, यहाँ पे बैटरी बनाई है मैंने पॉजिटिव की 4 वोल्ट की। तो यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब आप चेक करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास दो आंसर्स हैं। एक आंसर है जब VI 4 से बड़ा है और एक जब VI 4 से छोटा है। तो जब VI 4 से बड़ा है, यानी रेड पेन को पे ध्यान दीजिएगा, यानी हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन में आंसर है V0 = VI, ठीक है। तो जैसा VI ऊपर था हमने बिल्कुल एज इट इज़ उसको वैसी ही शेप दे दी। बाकी के पोर्शन में आंसर है V0 4 वोल्ट, तो हमने 4 वोल्ट इज ए कांस्टेंट आंसर, एक कांस्टेंट है V0 = 4 वोल्ट, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी V0 4 वोल्ट है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, और हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की बिल्कुल 4 की स्ट्रेट लाइन में। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लिपर्स की वीडियोस में इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया गया है और मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से सर्किट दिया गया है और आउटपुट वेवफॉर्म निकालने के लिए दी गई है। तो यहाँ पर कैपेसिटर की प्रेजेंस ये शो करती है कि ये सर्किट क्लैम्पर का है, और जब सर्किट क्लैम्पर का है तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स डिफरेंट फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए कि हमें उस साइकिल से शुरुआत करें जब हम डायोड को फॉरवर्ड कर पाएँ। तो हमने सबसे पहले डायोड को फॉरवर्ड कर दिया है, ये देखिए, हमने डायोड को फॉरवर्ड करने के लिए N को माइनस दिया और P को प्लस दे दिया, दैट इज़ नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल जब हमने दी तो हमने अब VC की पोलैरिटी मार्क करी। डायोड में करंट P to N फ्लो करता है, उसके हिसाब से ही पोलैरिटी मार्क करिए +- और इस लूप में KVL लगा करके VC निकाल लीजिए। आपका आंसर 25 वोल्ट आना चाहिए। उसके बाद जब आप इसी साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में, आप हाथ की हाथ V0 भी निकाल सकते हैं। डायोड शॉर्ट सर्किट है क्योंकि फॉरवर्ड है, तो आपका ये जो ब्रांच है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इस ब्रांच में केवल आपको एक बैटरी मिलेगी +5 वोल्ट की, तो V0 डायरेक्टली 5 वोल्ट हो जाएगा।
उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल बची है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की साइंस लगाइए, डायोड रिवर्स होगी, रिवर्स मतलब ओपन, ओपन के साथ लगी बैटरी भी ओपन। अब वी नॉट निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज़ टू अप्लाई KVL। तो जब आप KVL अप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी और वहाँ से वी नॉट निकल करके आएगा 35। मैं आपको इसमें VI रखने का तरीका बता दूँ। जब हम नेगेटिव साइकिल में चले तो हमने VI की वो वैल्यू पुट करी जो नेगेटिव साइकिल में थी, दैट इज़ 20, ओनली मैग्नीट्यूड पुट करिएगा। और जब हम पॉजिटिव साइकिल में थे तो हमने VI की वैल्यू वो पुट की जो पॉजिटिव साइकिल में थी, दैट इज़ 10 वोल्ट। तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड ही हमें पुट करना है। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Derive the relationship between current amplification factor for common emitter and common base. See, the current amplification factor for common base is represented by alpha and for common emitter is beta. इन दोनों के बीच में डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन के लिए आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। I have shared the link in the description box. Kindly refer to it. वहाँ पे बहुत क्लियरली हमने दिखाया है कि क्या स्ट्रैटेजी होती है अल्फा और बीटा को के बीच में रिलेशनशिप डेराइव करने की, विच इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी में, थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट। NPN बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का हमें कंस्ट्रक्शन बताना है। कंस्ट्रक्शन में आपको एमीटर कैसे डोप्ड होता है, हेविली डोप्ड होता है, क्यों हेविली डोप्ड होता है ये बताना है। फिर बेस थिन और लाइटली डोप्ड होता है, क्यों होता है ये बताना है। कलेक्टर का शेप कैसा आप रखते हैं वो आपको डिस्कस करना है, दैट इज़ व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट। फिर आपको इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने बोला गया है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन वेरी वेल इन माई वीडियो। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सारे उसमें रीजन्स ऑफ ऑपरेशन यानी एक्टिव सैचुरेशन कट ऑफ भी दिखाए गए हैं, तो प्लीज़ रेफर टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू गिव द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनहांसमेंट एंड डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। सो बेसिक डिफरेंस एनहांसमेंट और डिप्लीशन मॉसफेट का होता है कि डिप्लीशन मॉसफेट में चैनल फिजिकली प्रेजेंट होता है, जबकि एनहांसमेंट मॉसफेट में चैनल फिजिकली एब्सेंट होता है। यही उनके बीच का बेसिक डिफरेंस है। और फिर एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन बनानी है, जिसमें आपको बेसिकली कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब करनी है कि हम SiO2 की लेयर लगाते हैं, गेट को चैनल से इंसुलेटेड रखते हैं, ड्रेन चैनल को एन टाइप का बनाते हैं, ड्रेन और सोर्स भी एन वेराइटी के ही होते हैं, सबस्ट्रेट P टाइप का होता है। इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन की है, प्लीज़ डू रेफर दी वीडियो। एंड नेक्स्ट यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ दी ट्रांसफर एंड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किए गए हैं। दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मॉसफेट्स में या किसी भी फेट में, ड्रेन और ट्रांसफ़र। तो ड्रेन और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए काइंडली रेफर दी वीडियो, लिंक इज शेयर्ड। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है और उसका ब्लॉक डायग्राम, उसके लिए आप वीडियो रेफर करें। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप देख सकते हैं आइडियल ओपैम्प की वीडियो के थ्रू, लेकिन मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आइडियल ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम दो ही टर्म्स में बात करते हैं हर पैरामीटर की, ईदर इन्फिनिटी और ज़ीरो। तो लाइक मैं ओपन लूप गेन की अगर बात करूँ आइडियल ओपैम्प की तो इट इज़ इन्फिनिटी, इनपुट इम्पिडेंस की बात करूँ तो इट इज़ इन्फिनिटी, आउटपुट इम्पिडेंस की बात करूँ तो ज़ीरो, CMRR की बात करूँ तो इन्फिनिटी, स्ल्यू रेट इन्फिनिटी, बैंडविड्थ इन्फिनिटी, ऑफसेट वोल्टेज ज़ीरो। तो जो भी चीज़ें ओपैम्प की हाई होती हैं प्रैक्टिकली वो आइडियल के केस में इन्फिनिटी हो जाती हैं, और जो भी प्रैक्टिकली लो होती हैं चीज़ें वो आइडियल के केस में ज़ीरो हो जाती हैं। Next question, with the help of circuit diagram, you have to explain the working of op-amp as differentiator. तो op-amp as differentiator it is a very important question as well as integrator. op-amp का जब differentiator में आप circuit बनाएंगे तो उसके feedback में आप resistor लगाइएगा और series में capacitor। ये वीडियो में बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है और आपको इस क्वेश्चन में डेरिवेशन करना है फाइनल आउटपुट वोल्टेज का और गेन का। तो जब आप आउटपुट वोल्टेज निकाल लोगे तो दैट इज़ द फाइनल डेरिवेशन, और वही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय IoT। मैं आपको बता दूं ओपैम्प एज डिफरेंशिएटर में जो फाइनल आउटपुट आता है दैट इज -RC d/dt ऑफ VI विच इज़ ए फंक्शन ऑफ t। तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएटर है तो आउटपुट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट।
So this is the output of differentiator that comes out. Next question is, what do you mean by IoT? Discuss its various components. तो IoT, that is Internet of Things, क्या होता है? प्लीज़ रेफर दी वीडियो. कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि उसके कंपोनेंट्स होते हैं लाइक सेंसर्स, लाइक क्लाउड कनेक्टिविटी सिस्टम, okay, for data collection, then data analysis. So these are the basic components of IoT. Please do refer the video. Next question is, define the following terms CMRR and PIV. CMRR stands for common mode rejection ratio and it indicates the ability of an op-amp to reject the common signals. तो हर op-amp की टेंडेंसी होती है common mode signals को रिजेक्ट करना, और कितना रिजेक्ट कर सकता है ये बताने के लिए क्वांटिटी है CMRR. इसमें आप फॉर्मूला ज़रूर दीजिएगा, एग्जामिनर विल सर्च फॉर इट. तो CMRR इज बेसिकली, उसका फॉर्मूला होता है AD अपॉन AC, वेयर AD इज द डिफरेंशियल गेन, AC इज द कॉमन मोड गेन. और एक CMRR का फॉर्मूला डेसिबल्स में भी होता है, तो वो भी हमें ज़रूर बताना चाहिए. दैट इज 20 log base 10 ऑफ द जनरल फॉर्मूला AD अपॉन AC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर आस्क्ड PIV, दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज. तो इसको एक्सप्लेन करिए कि नाम से पता लग रहा है इनवर्स मतलब रिवर्स, पीक मतलब मैक्सिमम. तो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट अ सर्किट और यू कैन से डायोड कैन विदस्टैंड, जो एक डायोड टॉलरेट कर सकता है, वही उसका PIV होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग के मैप. तो यहाँ पे आपको कुछ मिन टर्म्स दी गई हैं और आपको पहले इसको मिनिमाइज करके सिंप्लीफाई करना है फंक्शन को, और फिर उसको बेसिक गेट से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ. इट्स अ 4 वेरिएबल के मैप. सो आई विल ड्रॉ अ 4 वेरिएबल के मैप स्ट्रक्चर. ABCD sequence remains 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 13 14 15. Now let us see mean terms कौन सी given है. 1 3 4 5 6 7 9. So 1 3 4 5 6 7 9. And you are given 11 13 15. 11 13 15. Now let us make the groups. सबसे बड़ा ग्रुप हम देख पा रहे हैं कि हमें 8 का मिल रहा है, तो हम इसको बनाएंगे. अब 4 और 6 की फ़ायदे के लिए हम ये 4 का ग्रुप बनाएंगे. सो वेरी वेरी सिंपल. तो ये 2 ग्रुप्स हमारे पास बने, तो आंसर हमारे पास आएगा. फर्स्ट ग्रुप का आंसर मैं लिखने जा रही हूँ. पहले मैं AB को चेक करूँगी, वहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. अब मैं CD को चेक करूँगी, वहाँ से D कॉमन आ रहा है. फिर मैं दूसरे ग्रुप का आंसर लिखने जा रही हूँ. अब यहाँ से आएगा A बार B, और CD वाले पार्ट से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. आप इसको बेसिक गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दिस इज़ A बार B. आप नॉट गेट लगाइए, यहाँ से आपको A बार मिलेगा. B के लिए ये रहा, दिस इज़ B. एंड गेट लगाएंगे, सो दैट विल गिव यू A बार B. और D के लिए आप अलग से करेंगे, और दोनों को जोड़ने के लिए आप इसको एक्सॉरिंग देंगे. आप इसको, सॉरी आई एम सेइंग एक्सॉरिंग, नो आई एम रॉन्ग, इट्स ऑरिंग, है ना. तो यहाँ पे आप और गेट लगाएंगे और दोनों को ऐड कर दीजिए. सो दिस इज हाउ वी कैन सिंपली सॉल्व इट बाय यूजिंग द बेसिक गेट्स. सो और एंड नॉट, दीज आर द बेसिक गेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव ऑन टू द करंट सिनेरियो. आपसे पूछा गया है फॉर द बूलियन फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स, आपको मिन टर्म्स दिए हैं. ये जो सिंबल होता है सबमिशन का, दिस इज फॉर मिन टर्म्स. आपसे मैक्स टर्म्स पूछी गई हैं बिकॉज पाई इज अ सिंबल फॉर मैक्स टर्म्स. तो 4 वेरिएबल के मैप में मिन टर्म्स के अलावा जितने भी सेल्स बच गए हैं वो सारे के सारे मैक्स टर्म्स हैं. तो यहाँ पे आंसर होगा 0 1 2 4 5 6 8 9 10 12 13. That is the answer. Okay, so this is the answer for the max terms. Next question, you are given a binary number system और आपको इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. वेरी वेरी इजी.
आपको यहाँ पे मैंने मेथड पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में। आपको यहाँ पे डायरेक्शन लेनी है, इसके लिए राइट टू लेफ़्ट और इसके लिए लेफ़्ट टू राइट, और आपको 4 के पेयर्स बनाने हैं। यहाँ पे जब 4 का पेयर कम रह गया तो उसमें आप ज़ीरोज़ इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ पे भी आपको इसी डायरेक्शन में मूव करते हुए 4 का एरो ग्रुप बनाना है। एक कम रह गया था तो हमने 4 उस डायरेक्शन में इंसर्ट कर लिया। नाउ 8421 कोड के हिसाब से जब मैं इस वाले ग्रुप को इसके नीचे रखूँगी, आई विल गेट एन आंसर 3। इसको रखेंगे, इट विल गेट 6, और इसको रखेंगे अगेन 6। सो द आंसर इज 36.6 इन हेक्साडेसिमल फॉर दिस। देन थर्ड क्वेश्चन में आपको डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैंने सारे नंबर कन्वर्जन्स के वीडियो का लिंक आपको शेयर किया है, काइंडली डू रेफर दैट। वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत क्लियरली बताई गई हैं, जितने भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं वहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व किए गए हैं, तो उसको आप रेफर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर वेव फॉर्म्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। वेव फॉर्म्स जो हैं वो बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन की गई हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉप ही कर देती हूँ दोबारा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो वेव फॉर्म्स बनेंगी उसमें सबसे पहले आप मैसेज सिग्नल लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है। आई एम रिप्रेजेंटिंग द मैसेज सिग्नल लाइक दिस विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी। देन आई विल टेक अ कैरियर सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई as compared to the message signal represented like this, एंड जब दोनों को मिक्स करेंगे तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आएगा, मैं सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रही हूँ। पहले मैं उसका एनवलप बनाऊंगी और वो एनवलप मैसेज के हिसाब से बनेगा। जस्ट लुकिंग टू द मैसेज सिग्नल मैं एनवलप ड्रॉ कर रही हूँ, और कैरियर का एम्पलीट्यूड बदलेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी मैं कैरियर वाली ही ले रही हूँ। अब आप देख रहे होंगे, अगर आप एनवलप के अंदर सिग्नल को देखें तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी कभी छोटी एम्पलीट्यूड कहीं पर बड़ा कहीं पर छोटा हो रहा है, कहीं पर मिनिमम कहीं पर मैक्सिमम हो रहा है, और ये जो वैल्यूज़ हो रही हैं वो मैसेज के हिसाब से ही चेंज हो रही है। सो दिस इज़ द वेव फॉर्म दैट यू हैव बीन आस्क्ड फॉर। Let's move on to the next question. AM radio transmitter radiates 6 kilowatt power when modulation percentage is 70%. Determine the carrier power. तो इसके लिए फॉर्मूला है जो कि वीडियो में बहुत प्रॉपरली डिराइव किया गया है। total power that is PT is equal to PC 1 plus M square by 2. Just apply this formula. You have PT with you. Alright. आपके पास total power है that is 6 kilowatt. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू पुट 10 raised to the power 3 along with 6 फॉर द किलो। पीसी आपको निकालना है, एम आपको गिवन है, परसेंटेज को आप कन्वर्ट करिए नॉर्मल वैल्यू में तो इट विल गिव यू 0.7, तो आपको 0.7 स्क्वायर करना है और आपका आंसर निकल आएगा पीसी का। शॉर्ट नोट लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का, which is very simple. You can refer the video. Similarly for CDMA and GSM, I have shared the slide in the video. Please do refer to it. You will get all these differences between them. Next question is, what are universal gates? Why are they so called? So universal gate दो ही होते हैं, NAND और NOR, और उनको universal इसलिए कहा जाता है क्योंकि केवल NAND या फिर केवल NOR की हेल्प से हम कोई भी फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट एक्सॉर गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली। तो आप यहाँ पे एक्सॉर गेट बना सकते हैं नैंड गेट से। सबसे पहले आपको एक्सॉर गेट का आउटपुट पता होना चाहिए, दैट इज ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द एक्सॉर गेट, ये आउटपुट होता है एक्सॉर गेट का। अब यहाँ पर आप नैंड गेट से केवल बनाना है, तो सबसे पहले आप ए बार बनाएं, यहाँ से ए बार आ जाएगा, फिर आप बी बार बनाएं, यहाँ से बी बार आ जाएगा, फिर आप दोनों की को एक नैंड गेट में फीड करवाएं, और इसके साथ दूसरा बी ले लें,
और यहाँ पर इसके साथ ए ले लें दोबारा से, और फिर फाइनली एक और नैंड गेट लगाएं। आप चेक करिएगा सारी चीज़ें सॉल्व करते हुए, आपको फाइनली y मिलेगा a बार b प्लस ए बी बार। ओके, so this is how we implement XOR gate while using NAND gate only. So first of all we must know the expression for the XOR gate. Okay, so that is a bar b plus a b bar. सबसे पहले हमें वही पता होना चाहिए और उसके लिए हमने इस तरह से सॉल्यूशन किया है। So I hope it is clear to everyone. So now नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ओपैम्प के दो सर्किट्स गिवन है, वी नॉट निकालना है। अगर आप पहला सर्किट देखें तो ये एक एडर का सर्किट है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं वी नॉट का। वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ वी वन बाय आर वन प्लस वी टू बाय आर टू। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर, आप जब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, आर एफ की जगह आपको गिवन है 10 किलो ओम, वी वन आपको 0.2 गिवन है, आर वन 1 किलो ओम, V2 0.5 and R2 is 1 kilo ohm again. Now you will get answer minus 7 volt. So you will get finally this. Next question अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर V0 जो निकालना है, नेगेटिव फीडबैक है, इनपुट रेजिस्टेंस है, आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव टर्मिनल पर लगी हुई है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा माइनस आर एफ बाई आर इंटू वी आई। ओके, सो माइनस 200K upon 2K into VI, that is 80 into 10 raised to the power minus 6. So K and K will get cancelled out. That will be minus 100 into 80 into 10 raised to the power minus 6. That will give you minus 8 millivolt. So that is the final answer. So this is how we solve the question paper for the previous exams. So इस तरीके से बहुत शॉर्ट मैंने ये वीडियो और ब्रीफ बनाने की कोशिश करी है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे। थैंक यू।